अच्छी एंड बुरी एंट्री कुछ नहीं होती है, इट्स द काइंड ऑफ एंट्री जो आप एनर्जीज जो आपको चाहिए. साउथ वेस्ट की एनर्जीज को अच्छा नहीं कहते अपेरेंटली, बट अगर मैं एक हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रही हूँ तो मे बी मैं साउथ वेस्ट को कंसिडर करना चाहूँगी. क्यों? क्योंकि साउथ बोलते हैं ना यमराज की दिशा होती है. कि ट्यूसडे को पुनीत आ रहा है and do not disclose it anywhere because it was confidential. तो एनर्जी क्या थी पुनीत सुपरस्टार की? जब वो आया था एनर्जी वैसी ही थी जब बिग बॉस में देखी? एनर्जी उनकी हमेशा हाई रहती है. जब वो वॉक इन भी कर रहे थे तब भी लग रहा था कि कुछ he always have high energy. जब लक्ष्य भी उनसे फोन पे बात कर रहे थे throughout the day he was coordinating, तब भी वो always on the phone he was very with high up. आ जाऊंगा हो जाएगा. Yeah, so he was really really good. स्वागत है डोप बात के एक और नए एपिसोड में. आज हमारे साथ है गुंजन डोगरा, जो कि एक आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइनर है. साथ ही साथ इनकी खुद की एक कंपनी है जहाँ पर इन्होंने अभी लेटेस्ट एक बहुत ही धांसू प्रोजेक्ट किया है लक्ष्य चौधरी का, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है, सब लोग जानते ही होंगे आप लोग. साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या बजट वगैरह रहता है किसी भी प्रोजेक्ट का, क्या प्रोसेस रहता है और क्या नया ट्रेंड चल रहा है आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, और भी बहुत सारी बातें. तो सुनते हैं गुंजन से क्या है उनकी स्टोरी और कैसे हो आप. हाय राहुल, How have you been? I'm doing great. और बारिश तो जिस हिसाब से हो रही है दिल्ली में. बहुत लॉन्ग लॉस्ट प्रोजेक्ट था ये जो हम डिस्कस कर रहे थे इतने दिन से, बट फाइनली आई थिंक टुडे वाज अ गुड डे टू डू इट. ट्रू. और सबसे पहले हम सबने ही देखा होगा कि आप फीचर हुए थे लक्ष्य चौधरी की वीडियो में, और वो वीडियो भी बहुत वायरल है. आई थिंक आजकल तो 6 मिलियन के आसपास चल रहा होगा. Yes. क्या बात है. आप उसके बाद कैसे लाइफ टर्न आउट हुई? आई थिंक रीच एंड नंबर्स बेटर है. People know us now from Lakshya Chaudhary, obviously thanks to him. I would say good credits to him. And the best thing about featuring in Lakshya Chaudhary's vlog was लोगों को interior design समझ आया. True. So most of the people used to tell about their house, their new studio, but कोई भी ये नहीं बताता था कि हमने interior designer के through ये करवाया. So design जो कि एक टैबू था हमारी सोसाइटी में, which was for elite people only, वो आई थिंक लोगों को अपफ्रंट समझ आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के थ्रू ये सब होता है. इवन मुझे भी लगता था कि जब मैंने उसका सेटअप देखा लक्ष्य का, तो मैंने कहा यार ये तो इतना महंगा सेटअप लग रहा है. तो सबसे पहले सबको अपनी जेब का खर्च याद आता है कि यार बहुत महंगा हो जाएगा या कितना. तो उस टाइम पे आप लोगों के पास प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं वो लोग, या आप लोग कैसे प्रोसेस शुरू करते हो? आई थिंक राहुल, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ कॉस्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीरियर डिज़ाइनर कम्स इन द प्ले जब आपको आपके बजट मैनेज करना होता है. इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी बजट रिस्ट्रिक्टेड, then definitely you should hire interior designer. And if you want your house to be designed good, or like your space to be designed good, so सबसे पहला क्वेश्चन जब क्लाइंट हमारे पास आता है इज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड आपका बजट. वन थिंग विच आई एम वेरी क्लियर ऑन इज़ हर क्लाइंट को इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलते सबसे पहले अपना बजट बता देना चाहिए कि मेरा ये बजट है एंड इसी में ही होगा. और बजट अगर कम बता दे तो कह दे कोई कि मेरा तो 1 लाख बजट है. देन वी एक्चुअली एक्सप्लेन्स हिम कि ये आपका जो रिक्वायरमेंट है इस टू योर बजट है, वो हैंड इन हैंड नहीं जा रहा है. या तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को ड्रॉप डाउन करो या अपने बजट को बढ़ाओ. एंड कुछ टिप पे हमारे प्राइसिंग होती है, जैसे फ्लोरिंग है, सीलिंग है, वो हम जो मोस्टली क्लाइंट को भी आज की डेट में पता है, वो हम उन्हें बता देते हैं कि अगर आपका इतना एरिया है एंड इतना आपको फ्लोरिंग करवाना है तो इतना कॉस्ट तो आपका फ्लोरिंग एंड सीलिंग में ही चला गया है, विच इज़ द मेजर कॉस्ट. उसके बाद आती है वार्डरोब्स एंड मॉड्यूलर. देन वी टेल देम अबाउट दिस बजट. तो उनको खुद ही समझ आ जाता है कि अच्छा जो मैं बजट लेके चल रहा हूँ और जो मैंने रिक्वायरमेंट बोली है वो शायद हैंड इन हैंड नहीं जा रहे हैं. सो मोस्टली क्लाइंट टुडे आर स्मार्ट. उन्हें पता है कि मार्केट में देर आर ब्रांड्स who are actually openly giving their quotations. तो थोड़ा बहुत quotation already client पहले स्मार्ट हो चुके हैं, स्मार्ट हो गए हैं सारे. सो इसीलिए इतना बजट को लेके प्रॉब्लम नहीं आता है. अ क्लाइंट हैज़ ऑलरेडी मोस्टली मेड अप देयर माइंड कि उन्हें इस बजट में इस क्या क्या काम करवाना है. सो वहाँ हम थोड़ा सॉर्ट होते हैं. तो उससे पहले हम आपकी जर्नी पे आते हैं ना, ये तो बहुत ही वो हो गया. लेकिन आपने कैसे शुरू किया था, कैसे आप पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या बोलते हो कि मेरा कॉलेज टाइम कैसा था, आजकल चीज़ें बदली हैं कुछ उस टाइम से? ओके, सो मैंने आर्किटेक्चर किया था. आई डिड माई आर्किटेक्चर फ्रॉम IIP यूनिवर्सिटी
एंड इट इज़ अ 5 years कोर्स, वेरी इंट्री कोर्स, एंड आपको सोने को नहीं मिलता है. इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर आर्किटेक्चर प्रोफेशन, आप भूल जाओ आप सो पाओगे. क्यों नहीं मिलता सोने क्योंकि आपको इतना ड्राइंग एंड शीट्स करना पड़ता है, आपके पास टाइम नहीं होगा. बिकॉज द कॉलेज इज़ हार्ड. 9 to 6 तो सिर्फ कॉलेज होता है. आफ्टर देन आप आते हो, थोड़ा आराम करते हो, देन यू हैव टू डू द होमवर्क. जो शीट्स डिजाइनिंग, एक्चुअली इट्स लाइक अ स्कूल. मतलब आर्किटेक्चरल कॉलेज इज़ नॉट अ कॉलेज, इट्स अ स्कूल जहाँ 9 to 6 लगातार क्लास होगी, एंड उसके बाद आपको लगातार होमवर्क करना पड़ेगा. तो बेसिकली अ डिज़ाइन प्रोजेक्ट जो भी आपको सेमेस्टर में मिला होगा. और मैंने देखा मेरे दोस्त जो आर्किटेक्चरल कोर्स कर रहे थे, बी आर्क बोलते हैं, BR. पहले मेरे को भी शौक था, मैंने कहा बी आर्क करेंगे क्योंकि लगता था ड्राइंग अच्छी है. फिर बाद में पता चला कि भैया ये तो बहुत ही डेलीकेट तरीके से ड्राइंग बनानी पड़ती है, बहुत ही वो क्या कहते हैं, बहुत ही आपको हर चीज़ नाप के रखना पड़ता है. बाकी एक ये है कि घुमाने ले जाते हैं आप लोगों को, Yes. अलग अलग जगह दिखाते हैं. Yes. तो सो एक जो मैं बबल, एक मिथ को ब्रेक करना चाहती हूँ, आर्किटेक्चर करने के लिए ड्राइंग अच्छी होना नहीं इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, एक बेसिक आपको स्केल्स एंड प्रमोशंस की नॉलेज है कि कैसे पर्सपेक्टिव वर्क करता है, 2 dimension 3 dimension पर्सपेक्टिव कैसे वर्क करता है, आई थिंक यू आर गुड टू गो. आपको ज़रूरी नहीं है रियल टाइम स्केचिंग या लाइक ह्यूमन फिगर्स एंड सब कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए. आपको बेसिकली स्केल्स एंड प्रपोर्शंस का आइडिया होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस आर्किटेक्चर कॉलेज इज़ फन. वहाँ अटेंडेंस को लेके इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है. घूमने साल में 2 बार या 1 बार तो पक्का. एक इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम. सो यू गो टू अनदर सिटी, वहाँ का जो नेटिव आर्किटेक्चर है, कैसे फाउंडेशन बनी थी एंड कैसे उसके ऊपर घर बना है, एंड हाउ ओवर मॉडर्नाइजेशन वो सब चेंज हुआ है. वो सारे ट्रेंड्स पढ़ने को मिलते हैं इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. सो द एक्सपोजर लेवल इज टू अनदर, आई वुड से, एक्सटेंट. और आप मतलब इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे बीटेक वगैरह में ये होता है कि अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, CS, IT, मैकेनिकल, ये सब. तो क्या आर्किटेक्ट में भी ऐसा अलग अलग डिविजन्स होते हैं? सो आर्किटेक्चर ऑल्सो हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. लोग आर्किटेक्चर के बाद ग्राफिक्स की तरफ भी चले जाते हैं बिकॉज इलेक्टिव्स में टू मेनी सब्जेक्ट्स कम इन. Then there is urban planning. So architecture happens at a space level, at a city level. So there are different level it happens on. So basically, bachelor's in architecture I think makes you master of all. उसके बाद अगर आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी है तब आप मास्टर्स की तरफ जाते हो. अच्छा. और इसमें ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि जैसे डॉक्टरेट होती है, LLB होती है, ऐसी बी आर्क है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको पहले पूरी तरह से आई थिंक 8 साल लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आप कमाना शुरू करते हो या कुछ नाम बनता है. तो ऐसा है क्या? ओके. सो आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी साइट बेस्ड प्रैक्टिकल आई वुड से प्रोफेशन. कोई भी प्रोफेशन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें प्रोफिशिएंसी ला ही नहीं सकते हो. सो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा. बुकिश नॉलेज, इन स्टूडियो नॉलेज अलग होती है, लेकिन जब आप साइट पे जाते हो तो बहुत डिफरेंस होता है. हमारा करिकुलम इंडिया में एटलीस्ट ये कहता है कि हमें मिलीमीटर्स एंड मीटर्स में काम करना है व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग. बट साइट पे किसी को नहीं समझ आता, सब वो फीट, इंचेस, फीता, ये वाली देसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं. तो उसमें आपको साइट पे जाके द बेस्ट थिंग टू डू इज़, जब आपका आर्किटेक्चर आप कॉलेज में हो तभी आप साइट पे जाना स्टार्ट कर दो. थोड़ा सा नॉलेज आपको दबाने लग जाएगा एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द करिकुलम. आपको जाना होता है. अच्छा, जाना भी. जैसे इंटर्नशिप बोलते हैं हमारे यहाँ, इंटर्नशिप पे चले जाओ. इंटर्नशिप पे चले जाते हैं. देयर इज अ कोर्स कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंस्ट्रक्शन. हाँ. कंस्ट्रक्शन के जो टीचर्स होते हैं वो यूजुअली साइट पे ले जाते हैं एंड वहाँ क्लासेस कंडक्ट करते हैं जिससे कि आपको रियल टाइम पता चले. जैसे एज अ गर्ल आप लोग ने, क्योंकि बहुत लड़कियों की तरफ से ये मान के चलते हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना पसंद करेंगे. तो साइट पे तो बड़ा सीमेंट वेमेंट चलता रहता है और धूल लकड़. तो ऐसे में थे कोई ऐसे केस आपकी क्लास में कि ये क्या है? देखो, आई वुड से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली जो गर्ल इस प्रोफेशन में आई है शी हैज़ मेड अप हर माइंड कि मेरे को साइट पे भी जाना पड़ेगा, लेबर से भी बात करनी पड़ेगी, हर क्लास से बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट से लेके. इट्स नॉट रियली वेरी एलीट प्रोफेशन. यू हैव टू गो ऑन साइट एंड यू हैव टू टॉक टू लेबर्स एज वेल, मे बी स्पेंड टाइम विद देम ऑन साइट एज वेल. सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें इस सब के थ्रू जाना पड़ेगा एंड दिस इज लाइक अ जर्नी. ट्रू. तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था कॉलेज लाइफ का? thesis. If architecture student are looking at this podcast वो relate करेंगे. Thesis is a very open course, I would say open subject.
वहाँ आपको अपने आप अपना ब्रीफ डिसाइड करना होता है, अपना बजट डिसाइड करना होता है, आप ही डिज़ाइन के मास्टर, आप ही क्लाइंट हो और आप ही डिज़ाइनर हो। सो जब आपको इतना खुला छोड़ दिया जाता है ना, आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। और थीसिस हम बोल रहे हैं कि कुछ किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना है क्या? यस, सो इन द फाइनल सेमेस्टर द कॉलेज आस्क्स यू टू डिज़ाइन एनीथिंग you would want to and most of the people choose that design for their thesis जो वो आगे करना चाहते हैं। अगर कोई रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर में आगे जाना चाहता है तो वो थीसिस में कोई रेजिडेंस बनाना पसंद करेगा ऑब्वियसली। कोई हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहता है तो वो होटल्स एंड ताकि उसका रेफरेंस पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस इज वन प्रोजेक्ट जहाँ पे आप from scratch to design to construction all the things you resolve, so this is your benchmark for future jobs। वहाँ सीखने को भी मिलता होगा। कितना टाइम मिलता है इसके करने के लिए, क्यों है ये पेन? so thesis basically last year में होती है, पूरे साल की thesis होती है। उससे पहले fortunately आप लोग internship कर चुके होते हो, so site knowledge आपको हो चुकी होती है क्योंकि आपकी 6 month या 1 year जैसा भी कॉलेज कहता है आपने इंटर्नशिप करी होती है, तो आपको पता होता है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं एंड व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो। उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसीजन लेते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रीफिंग पे काम करते हो। हाँ, तो उसमें थ्योरी, मतलब आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा पसंद होती है या ड्राइंग स्केचिंग? एक्चुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज थ्योरी के शायद 3 या 4 सब्जेक्ट थे। हाँ, और मैथ्स थी ही नहीं। और मैथ्स एक सब्जेक्ट था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। बट गुड पार्ट इज आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हाँ, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। फॉर्मूलाज होते हैं ऑब्वियसली, देयर इज वंस अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो आपको उसकी स्ट्रक्चरल नॉलेज पे क्या लोड पड़ रहा है वो सब ये हमने भी पढ़ा है। मैकेनिक्स बोलते थे हमारे, मैकेनिक्स हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, सो स्ट्रक्चर की नॉलेज के लिए 1-2 सब्जेक्ट ही हैं कि फोर्स कैसे किधर पड़ रही है, लोड किधर रहेगा, कितना डेड लोड है, कितना लाइव लोड है, बिल्डिंग कितना सस्टेन यूज होता है ये। हमारे लेवल पे आई वुड से अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट रख लेते हैं। एंड अगर छोटा है तो टिप्स पे मोस्टली हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम ही बता देते हैं कि कितना सरिया लगेगा, कौन सा। अच्छा, वो सब अच्छा ये उस चीज़ की कैलकुलेशन काम आता होगा कि आपको कितने फ्लोर्स बनाने हैं, उसके हिसाब से कितना मटेरियल लगेगा। यस, कितने आपका फ्यूचर का एक्सटेंशन का कितना प्रोविजन आपको लेना है, वो सब कैलकुलेट करके। समझ गया, बढ़िया। बाकी थ्योरी तो कम है, जिसे करनी है कर सकता है वो आर्किटेक्ट बन सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जाऊंगी, या कोई इंटरेस्ट था इधर? ओके, सो आई वाज प्रैक्टिसिंग इन माय फर्म, आई ओपन माय फर्म इन दिसंबर 2018 एंड उसके बाद धीरे धीरे 1-2 प्रोजेक्ट्स के साथ। तो उस समय किस समय आप पास कब हुए, किस ईयर में हुए और फर्म कब खोली? सो 2017 के बाद हमने 1 साल पूरी जॉब, 1 साल पहले इंटर्नशिप करी एंड 1 साल पूरी जॉब करी। ठीक है। व्हाइल आई वाज इन जॉब मुझे थोड़े प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे फॉर्चुनेटली। तो अभी हम 2019 में पहुंच चुके हैं। 19 में आ गए हैं। 18 में आई डिसाइडेड कि मैं फ्रीलांसिंग करूंगी विद माय जॉब। क्यों सोचा ये? क्योंकि आई वॉज ऑलवेज श्योर कि मुझे बिजनेस ही करना है। अच्छा, जॉब में मजा नहीं आ रहा था। आई ऑलवेज हैड दिस इन माय माइंड कि मुझे बिजनेस ही करना है। आई कम फ्रॉम अ वेरी हार्डकोर बिजनेस फैमिली। अच्छा, या कैसे, क्या है फैमिली मतलब बिजनेस बैकग्राउंड क्या है? सो फैमिली इज इनटू ऑल क्लोथिंग एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। क्या बात है। बट एवरीबडी, मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सुनती थी। So I always knew कि and job is not my cup of tea frankly. 9 to 5 will bore me after a certain time. ठीक है। So मेरे को पता था कि मिला कोई ऐसा एलिमेंट मिला जिसने बिल्कुल भरोसा पक्का करा दिया कंपनी में जब आप जॉब कर रहे थे कि यार सब बोरिंग है ये? नहीं, my job days were very good. मैंने शुगर कोट हो रहा है दोस्तों। हाँ, ठीक है। So मैंने हॉस्टकास्ट में इंटर्नशिप एंड जॉब करी थी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई प्रिंसिपल डिज़ाइनर वॉज कि वो हमेशा ही वुड लेट यू गो ऑन साइट, ही वुड लेट यू टॉक टू द वेंडर्स डायरेक्टली, ही विल नॉट स्टॉप यू। ऐसा नहीं था कि वो बोले मैं ही बॉस हूँ एंड आई डू एवरीथिंग। और किस फर्म के अंदर किया था? सो आई डिड माई इंटर्नशिप एंड जॉब अंडर दिनेश पनवर इन अर्बनस्केप आर्किटेक्ट्स। अच्छा, शाउट आउट टू देम, शाउट आउट। ठीक है। सो वंडरफुल पीपल, वंडरफुल आर्किटेक्ट। उन्होंने कभी नहीं रोका था कि आप साइट पे नहीं जा सकते, आप वेंडर से बात नहीं कर सकते। तो एक्सपोजर उस लेवल पे काफ़ी आ चुका था। मतलब ऑन ग्राउंड आपको उन्होंने गाइड कर दिया था। वी यूज्ड टू गो टू साइट। हमारी राजस्थान किशनगढ़ में साइट चल रही थी, कीर्ति नगर में साइट चल रही थी। सर बोलते थे आप जाओ और आपको जाना पड़ेगा कंपनी एक्सपेंस पे। That's the good thing. That's the good thing. So 2019 पहुंच चुके हैं हम अब डिसाइड कर चुके हैं कि भैया जॉब तो हो नहीं पाएगी, अब कुछ अपना ही करते हैं। राइट। फिर
सो आई टोल्ड माई फैमिली कि कुछ हेल्प करो, कुछ अपने कनेक्ट्स हाँ. निकालो. एंड आई वुड लाइक टू गिव द शाउट आउट. सो माई कज़न केम टू मी एंड टोल्ड मी कि मेरा एक बॉस का प्रोजेक्ट है, छोटा सा है, पता नहीं तू करेगी या नहीं, बट प्लीज़ कर. अगर तेरे को वहीं से स्टार्ट मिलता है तो जस्ट ट्राई इट. सो शी हैज़ बीन ऑलवेज वेरी हेल्पफुल. एंड आई थॉट कजिन का नाम उनका कोमल. ठीक है. और वो क्या करती हैं, क्या है सो बॉस? शी इज इनटू NCRB. सो क्या है ये? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. पुलिस टाइप से IPS के साथ काम करते हैं. दे कीप ऑल द रिकॉर्ड ऑफ. खतरनाक लोग. हाँ. सो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे एक ऑफिसर हैं, उनको अपना घर बनवाना है, आर्किटेक्चर है और इंटीरियर्स है, तो छोटा प्रोजेक्ट है, शायद वो देखो इतना ना पे करें, बट ट्राई कर. एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर सतीश श्रीवास्तव. ठीक है. रियली गुड क्लाइंट. उन्होंने कहीं भी हमें नहीं बोला कि हमें आपके डिज़ाइन पे डाउट है. वो हमेशा बोलते थे आपको ठीक लग रहा है मैम, आप कर लो. हाँ. सो इट वाज दिस अंडरस्टैंडिंग. और रिनोवेशन था या फिर इट वाज फ्रॉम स्क्रैच. अच्छा. द गुड थिंग इज फर्स्ट जो हमने प्रोजेक्ट किया था इट वाज फ्रॉम स्क्रैच. क्या बात है. आर्किटेक्चर. कितनी खतरनाक and लर्निंग हो interiors. रही है कि Yeah. सारे वेरिएबल्स जान लिए होंगे. एंड ही ऑलवेज न्यू कि हम न्यू हैं इस प्रोफेशन में, वी माइट डू द मिस्टेक, बट ही वाज वेरी ओपन टू इट बिकॉज ही वांटेड टू एक्सप्लोर. तो उन्होंने हमें बोला था कि आप करो, आपको जो करना है. एंड ही नेवर स्टॉप्ड इट. ऑब्वियसली एक मिथ बबल है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप अपनी कभी फीस कम मत करो या डिज़ाइन में स्टैंडर्ड वैसा बन जाएगा. स्टैंड. हाँ, बट फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको हमेशा कम पैसों पे करना पड़ेगा अंटिल आपकी फैमिली ही इस प्रोफेशन से है एंड यू आर गेटिंग सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर फैमिली एंड यू हैव आर्किटेक्ट इन योर हाउस. क्योंकि वो तो फिर ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश. अगर आप अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है. कम पैसों में काम करना पड़ेगा, शायद रात को भी काम करना पड़ेगा. ऑफ शिफ्ट मतलब ऑफ ओवरटाइम. ऑफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला कि वी वुड वांट यू टू मीट इन आवर ऑफिस एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप ऑन माय सेकंड प्रोजेक्ट. अरे वाह, क्या बात है. हाँ, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड जाओगे और आप उन्हीं वेंडर्स के पास जाओगे तो उनके पास काम आता ही है. yes. तो कनेक्शन उन्हीं के साथ बना के रखने पड़ते हैं. यूजुअली लोगों के प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स एंड डायरेक्ट लोगों से आते हैं. मेरे प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा वेंडर्स के थ्रू आते हैं. क्योंकि उनके पास तो कोई ना कोई आएगा. कोई आता है. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा था पहला वाला और इस समय जॉब भी मैनेज कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो एक वो रहता है ना, या तो एक ऐसा स्ट्रेस आ जाता है कि यार किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दूँ मैं. ये तो एक तो मेरे पास इतना पर्सनल टच है कि मेरा काम है, एक दूसरा है कि इससे पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल कुशन आ रहा है. तो फिर उस समय कैसे बैलेंस आउट किया, कैसे समझाया, और क्योंकि टाइमिंग कैसे मैनेज करी, क्या टाइमिंग्स थी? सो द गुड थिंग जहाँ मैंने इंटर्नशिप करी थी, ही दिनेश सर ऑलवेज हैड दिस आइडिया कि 6:30 के बाद आपको नहीं काम करना है. एंड नाउ आई एक्चुअली फॉलो हिज दिस रूल की प्रिंसिपल की 6:30 के बाद नहीं काम करना है. अगर आपको 6:30 के बाद काम करना पड़ रहा है ना, आपकी मैनेजमेंट इश्यूज हैं. सो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने काम को. सो 6:30 वी यूज टू कम आउट ऑफ फर्स्ट क्लास. मैं सीधा साइट पे जाती थी द्वारका. 1 घंटा लगता था मुझे. 7:30 8 to 10 मैं वहाँ साइट पे रहती थी. एंड आफ्टर 10 जो भी डिस्कशन करना होता था, आइदर आई यूज टू गो लिव विद माई नियर बाई रिलेटिव या मैं घर आ जाती थी. सही. बिकॉज इनिशियली आप होटल एंड ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली. और फिर वहीं से ही अगले दिन काम पे, अगले दिन जॉब पे. एंड देन संडे को आई यूज टू गिव अप माई संडेज ऑन डिजाइनिंग एंड डिजाइन प्रोसेस. वो सब करती थी. तो वाज इट वर्थ? Obviously, I'm sitting here with you, so I नहीं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था? जो his experience is wonderful. So कैसे आपको पता चलता है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा था? अगर एक क्लाइंट आपको दोबारा किसी प्रोजेक्ट के लिए रेफर कर रहा है, सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव डन सम गुड वर्क, तभी उन्होंने आपको रेफर किया. सो फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट आई गेन्ड ऑलमोस्ट 2-3 मोर प्रोजेक्ट्स उन्हीं के ही रिलेटेड. और कैसे हिकअप आपने अवॉइड करे उस वाले प्रोजेक्ट में? कुछ हुआ था कांड वांड किए, कुछ ऐसे कुछ खराब हो गया हो, टूट गया हो, या एक्स्ट्रा लग रहा हो? हिकअप्स वाज कि यूजुअली कंस्ट्रक्शन में लेबर एक फीमेल से ऑर्डर्स नहीं लेना चाहती है. ये क्वेश्चन समझाओ आप. सो जब भी आप साइट पे जाते हो तो आई हैव अ को-फाउंडर. और वो भी एक यंग एज, क्योंकि एक अरे आप कैसे खाओगे, आपको नहीं आता, चलो ऐसा कर देते हैं. सो आई हैव अ को-फाउंडर इन माय कंपनी, उमेश इंदौरिया. एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो ऑन साइट तो लोग उससे बहुत उससे आगे क्वेश्चन पूछते थे एंड उसे ही आके अप्रोच करते थे. आपको पता होगा भाई साहब ऐसे करके, उस वाली नॉलेज में. बट देन मोस्ट ऑफ द पार्ट डिजाइनिंग मैं ही हैंडल कर रही होती थी, वो एग्जीक्यूशन हैंडल कर रहे होते थे. एंड ऑपरेशंस वो देख रहे होते थे. एंड ऑन टिप प्राइसिंग मुझे पता होती थी, डिटेलिंग डिजाइन डिटेल्स मुझे पता होती थी. लेकिन
I would say the best tip I can give to a new female entrepreneur who's into this हाँ, profession जो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है. problem face कर रहे हैं is do not go on site and talk like आप boss हो. Be with them, talk to them. हिंदी में बात करो, इंग्लिश उन्हें नहीं समझ आती है. जितना देसी तरीके से आप बात कर सकते हो उन्हें अप्रोच करो. उन्हें ऐसा नहीं फील होना चाहिए दैट यू आर अ डिज़ाइनर एंड दे आर लाइक लेबर. एंड वो जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना होता है. अगर नहीं आता तो सीखो. हाँ. विद टाइम सीखो. और उन्हें ऐसा मत फील कराओ मेरी ही चलेगी साइड पे. उनके भी सजेशंस लो. समटाइम्स दे ऑल्सो कम अप विद गुड सजेशंस एंड लाइकवाइज दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू ऑन साइड. उन्हें पता है मैम आएंगी तो आपकी भी सुनेंगे एंड देन सब मेल जोल करके एक सोल्यूशन पे हम एक होता है कि लेबर तो वो हो गए जो बात काम कर रहे हैं और एक होता है एक बंदा उनका हेड होता है. Yes. तो हेड से बात करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी हाँ, चाहिए. जो हेड है हमेशा उससे बात करो. वो अपने आप कोऑर्डिनेट करेगा. वो अपने आप कोऑर्डिनेट करे बिकॉज एकदम लेबर लेवल पे जाना तो हमारे लिए पॉसिबल किसी नहीं के है. लिए. और कितने लोगों को समझाते और कितने लोगों को समझाओगे. एग्जैक्टली. कॉन्ट्रैक्टर को समझा दो. इफ कॉन्ट्रैक्टर इज योर बेस्ट फ्रेंड देन योर साइट इज सॉर्टेड. हाँ. और फिर लाइफ भी इजी है, उसको ही बताना है, वो अपने आप मैनेज वो करेगा. अपने अच्छा, डिलेज वगैरह से कैसे आप डील करते हो? यूजुअली तबीयत खराब हो गई, हाँ. वैसा वाला डिले. क्लाइंट्स मोस्टली अंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ वन डे जॉब. रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे. इट टेक्स टाइम. सो देर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें 2-2 साल भी लग रहे होते हैं. बीच में कोविड हिट हुआ था, मुझे कोविड हुआ था, मेरे क्लाइंट्स को कोविड हुआ था. तो डिले वॉज नेचुरल. कोविड में भी चल रही थी कंस्ट्रक्शन? ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करूँ तो यस. आउट ऑफ दिल्ली कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे थे. बहुत स्लो पेस पे चल रहे थे बट थोड़ा तो उस टाइम तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन था क्योंकि कोई लेबर भी नहीं मिल रही थी, मटेरियल्स भी नहीं थे. लेबर जब हाई फर्स्ट वेव आई थी तब तो सब बंद हो गया था. फर्स्ट वेव में नथिंग वाज. थर्ड वेव की बात कर रहे हो? सेकंड थर्ड में फिर भी काम चला था थोड़ा बहुत बिकॉज जिसकी फैक्ट्रीज थी, जो लोग फैक्ट्रीज में थे वो लोग थोड़ा बहुत अपना काम करवा रहे थे. सो वहाँ हमारा तो चला. फिर प्रोसेस पे आते हैं हम कि लक्ष्य चौधरी, जैसे लक्ष्य चौधरी का सेटअप सबने देखा है. तो इस टाइप का बड़ा सेटअप किसी को भी बनाना हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर इवन यूट्यूब में भी किसी यूट्यूब स्पेस में किसी को बनाना हो, तो वो कैसे रीच आउट करे पहला, और फिर आप लोगों का प्रोसेस क्या रहता है, उसको कितना अवेयर रहना पड़ेगा, किन किन चीज़ों के साथ रेडी रहना पड़ेगा, देन आपको क्या. ओके सो लक्ष्य अप्रोच्ड अस एट अ वेरी परफेक्ट टाइम जब उनके हाथ में अभी कीज़ आनी थी. 10-15 दिन बचे हुए थे. कीज़ मतलब उनका प्रोसेस चल रहा था बिकॉज डिज़ाइन करने में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं एक डिज़ाइनर को. सो क्लाइंट को ये लगता है कि जब भी चाबी मेरे हाथ में बस काम स्टार्ट हो जाए. ऐसे नहीं होता है. वी नीड टाइम टू डिज़ाइन. वी नीड टाइम लेबर के साथ, लेबर को मैनेज करने के लिए कि साइट पे वो आए परफेक्ट टाइम पे. सो इसलिए आई वुड से क्लाइंट शुड कम टू द डिज़ाइनर जब अभी चाबी आने में 1 महीना बचा हुआ है एटलीस्ट, सो दैट आप भी डिज़ाइनर ढूंढोगे. यू विल ऑल्सो स्टार्ट दैट हंट कि कौन सा डिज़ाइनर, कौन सा मटीरियल. लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपन. सो लक्ष्य केम टू अस एट द परफेक्ट टाइम जब अभी उसका होना था, स्टार्ट होना था, चाबी आनी थी. एंड ही डेफिनेटली ही न्यू कि उन्हें क्या नहीं चाहिए अपने स्टूडियो में. क्या नहीं चाहिए स्टूडियो में भी आंसर करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें ये पता होता है क्या चाहिए, कुछ होता है कि हमें ये तो मैम डेफिनेटली नहीं चाहिए, इसको छोड़ के आप बता दो कि क्या चाहिए. तो लक्ष्य को पता था मुझे क्या नहीं चाहिए. ही डिडंट वांटेड RGB लाइट्स फॉर दैट मैटर. कलर्स ही डिडंट वांटेड ग्रे, ब्लैक, डार्क सेटअप. सो उनकी सब छोटी छोटी डिटेल्स वाली जो बातें थी ना, उस सब से मेरा बेस बन गया था कि मुझे अब इनको क्या प्रपोज करना है डिज़ाइन में. व्हेन आई शोड हिम माई फर्स्ट डिज़ाइन प्रेजेंटेशन, आई रिमेंबर ही वॉज ऑन अ स्टैंड अप कॉमेडी टूर एंड उस टूर के ड्यूरेशन में हमने उन्हें जूम कॉल में रात को 10 बजे मीटिंग करी थी. एंड आई शोड हिम माई प्रेजेंटेशन एंड ही न्यू दैट येस वी कैन वर्क विद हिम. ही न्यू द काइंड ऑफ पीपल वी आर, द ट्रांसपेरेंसी वी आर होल्डिंग. तो हम उनके साथ काम कर पाएंगे. एंड देन ही गेव अस द प्रोजेक्ट. अच्छा, प्रेजेंटेशन के बाद प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था कि आपको मिल जाएगा ये? सो बेसिकली राहुल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजाइनर अभी इस टाइम इंडिया में. हु वुड डू योर वर्क द बेस्ट विल डिपेंड कि आपकी और आपके डिज़ाइनर की आइडियोलॉजी कितना मिल रही है, कितना मैच कर रही है, किस टाइप का डिज़ाइन आपका डिज़ाइनर करता है एंड किस टाइप का आपको चाहिए. देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल्स, मॉडर्न, क्लासिकल या सो मिनिमलिज्म. आपका डिज़ाइनर क्या करे ना आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि आपको उस डिज़ाइनर को हायर करना है या नहीं करना है. सो लक्ष्य, ऑल द काइंड ऑफ कलर्स एंड लक्ष्य वाज वांटिंग अ वेरी एक्लेक्टिक डिज़ाइन.
So I could give him in the presentation and the layout. अच्छा, आपने दिखाए होंगे एग्जांपल्स दिखाए होंगे कि हमने Yes. ऐसा ऐसा काम किया है Yes. इन द पीपीटी और प्रेजेंटेशंस में. Yes. So ठीक. we showed him a presentation of our work जो हमने पहले किया है. हाँ And the kind of work we propose to do for his studio. ठीक. So it was a अच्छा, basic दोनों थे presentation. कि ये भी ट्राई कर सकते हो, ये हमने एग्जांपल या डेमो बोलते हैं, डेमो बनाया है आपके लिए और वैसा. ठीक, कूल. So आपको आपका काम तो डेफिनेटली दिखाना होगा. You should हाँ. have a portfolio as a designer. हाँ अगर नहीं है, डोंट वरी, यू कैन यूज़ योर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, यू कैन यूज़ सम ऑफ योर आई वुड से हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट, बट एक पोर्टफोलियो बना लो ठीक. कि किस टाइप का आपका डिज़ाइन स्टाइल है, सो दैट यू कैन पिच इन एटलीस्ट. एंड उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, एक बेसिक प्रेजेंटेशन, एक बेसिक लेआउट अबाउट हाउ वुड यू चेंज देयर हाउस ठीक और है. योर देयर स्पेस इसमें हम पैसे की बात नहीं कर रहे, मटेरियल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम डिज़ाइन पे ही की हैं. बात कर रहे हैं. ठीक है. In this stage, it is better you know the budget of the client. अच्छा. And the question is, क्या आप भी एज ए डिज़ाइनर उस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो? मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर हैव अ लिमिट कि मैं इतने से इतने वाले प्रोजेक्ट ही करूँगा या इस टाइप के ही प्रोजेक्ट. प्राइस ब्रैकेट बोलते हैं. प्राइस ब्रैकेट हाँ. जो होता है बेसिकली. सो आपको भी एज ए डिज़ाइनर पता होना चाहिए आप किस टाइप के प्रोजेक्ट करना चाहते हो अपने ठीक. पोर्टफोलियो में. एंड आपके क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि वो कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं. ऑब्वियसली सब कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं. हाँ. बट अगर क्लाइंट रिलक्टेंट है, बजट नहीं बोल रहे हैं, जिससे लक्ष्य को भी बजट नहीं पता था, तो इनिशियली एक वेरी रफ एस्टिमेट कोटेशन दे दो कि इतना तो सर लग जाएगा फॉर श्योर. इसके ऊपर द मोर शुगर यू विल पुट द मोर स्वीटर इट विल गेट. ठीक. सो एक बजट क्लाइंट को दे दो. अगर वो बजट एंड योर डिजाइनिंग आर गोइंग हैंड इन हैंड, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू टेक एडवांस फॉर योर डिजाइन प्रोसेस. और वो कितने टाइम में हो गया था ये अप्रूवल आपका कि लक्ष्य वॉज वेरी प्रॉम्प्ट. आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं लिया था. और उन्होंने उसमें भी चेंजेस बताए थे जो आपने सजेस्ट जो प्रपोजल होता है उसमें डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, बिकॉज वो सिर्फ एक बेसिक लेआउट. तो उसमें आपने बताया क्या क्या था सजेशन में, जो अभी फाइनल है उसमें Okay. कितने चेंजेस हो गए? सो बेसिक फाइनल में तो बहुत चेंजेस हो गए हैं. या कलर वगैरह कलर उन्होंने उसी स्टेज पे डिसाइड कर लिया था थोड़ा सा, बिकॉज ही ऑलवेज न्यू कि उन्हें ग्रेज ब्लैक्स नहीं चाहिए. सो वी वांटेड टू गो फॉर प्राइमरी कलर. हाँ, ब्राइट कलर ब्राइटर कलर्स, प्राइमरी कलर्स, एंड ही वांटेड द स्टूडियो टू लुक वेरी लिट एट द सेम टाइम. तो इसलिए डार्क वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वो एकदम हट गया था. सो आई ऑलवेज न्यू एंड ही लाइक पैटर्न. उन्हें ना वो छोटी छोटी डिटेल्स पसंद है. अगर आप उनका स्टूडियो भी देखोगे तो देयर आर स्मॉल आर्ट वर्क्स केप्ट एट एवरी कॉर्नर, सम प्लांटर, सम कलर्स. सो बिकॉज उनको दिस ऑल कम्स इन प्ले. वो एक पीस बनाया उन्होंने पॉडकास्ट और उसमें कि जिसमें शायद रोप चढ़ते हुए कुछ स्क्रिप्ट ह्यूमंस हैं. हाँ, ह्यूमंस हाँ. तो वो हमने वो शायद किसी एयरपोर्ट पे देखा है या हयात टाइप के अच्छे अच्छे होटल पे देखा है, वहाँ हाँ. से इंस्पायर लगता है वो. वैसा ही है कुछ सीन. तो इसमें इसका भी आपने प्रोपोर्शन सेट किया था कि 3 ही लगाएंगे, 4 लगाएंगे? एक्चुअली बिकॉज इट वाज अ रिएक्शन वीडियो का सेटअप, आई वुड से मोर ऑफ दैट इंटरव्यू का हाँ, सेटअप. पॉडकास्ट है. तो उन्हें पता था कि हमें कितने एरिया को कवर करना है. अच्छा, कैमरा फ्रेम कैमरा कितना फ्रेम है. सो एवरी डिटेल, बिकॉज वो यूट्यूबर का स्टूडियो था एंड आई नो यू नो इट रियली गुड कि कितना कैमरा फ्रेम आएगा, कितनी हाइट दिखेगी, लाइट्स में कहाँ से डालूंगा, लाइट फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए. हाँ. वो सब उन्हें ऑलरेडी क्लियर था, विच ऑब्वियसली क्लाइंट ही आपको बता सकता है. वही बताएंगे. हाँ. एवरी न्यू प्रोजेक्ट विल कम विद अ लर्निंग. तो इसमें लाइट्स वगैरह भी आते हैं क्या आपके डिजाइन में? लाइट्स कितनी होनी चाहिए रूम में? Yes, वो सब भी yes. आता है क्या? सो फॉर रेजिडेंशियल, फॉर अ कैफे, फॉर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, सब में लाइट्स का डिफरेंट प्ले होता है. कैफेज की लाइटिंग में अगर मैं बात करूँ और रेजिडेंशियल की लाइटिंग में बात करूँ तो इट्स वे डिफरेंट. कैफे में हमें एम्बिएंट लाइट ज़्यादा चाहिए, इट्स अ मूड लाइटिंग. बट घर में हमें टास्क लाइटिंग ज़्यादा चाहिए, हमें काम करना है वहाँ पे. सो लाइट का डिफरेंस आता है. इंटीरियर डिजाइनर डज गिव यू अ लाइटिंग लेआउट. अच्छा, ओके. तो फिर हमने प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया, उनको ये पता चल गया कि आपका बजट का भी एस्टिमेशन हो गया कि बजट है. अब देन उसके बाद मटेरियल कैसे आना शुरू किया कि मतलब कितने लोग भेजे साइट पे पहले दिन? उनको क्या क्या सिखा के भेजा कि या जाओ देख के आओ? सो बेसिकली 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं. एक होता है टर्न की प्रोजेक्ट, एक होता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट. टर्न की प्रोजेक्ट इज वेयर यू आर डूइंग द डिजाइनिंग फॉर द क्लाइंट, यू आर प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड लेबर भी आपकी है. सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन. सब कुछ एज अ डिजाइनर आप कर रहे हो एंड क्लाइंट नीड टू पे. वो कंसल्टिंग टाइप से हो गया कि डिजाइन. वो टर्न की प्रोजेक्ट है. अच्छा. कंसल्टेशन में आप डिजाइनिंग कर रहे हो क्लाइंट के लिए, मटेरियल सिलेक्शन कर रहे हो, बट प्रोक्योरमेंट इन लेबर आपके हाथ में नहीं होता, वो क्लाइंट के हाथ में होता है. अच्छा. सो
Lakshya ka was a consultancy project. अच्छा He wanted to take the labor and material part on his hand and designing and supervision हमें देना चाहते थे वो. ठीक है. So once we were done with the 3D designing, सारी drawings बन गई थी. He told me कि कुछ labor उनके पास है, कुछ नहीं है. So we also offered him some of the labor from our side कि आप इनसे काम करवा लो. And that is how the work started. First day, so I think only electrician and carpenter, woodwork guy went to his site. उसके बाद painter and POP and everybody came. हाँ, वो उस इलेक्ट्रिशियन की तारीफ कर रहा था कि टेबल पे, वाइट टेबल पे, वरना कोई इनके खुद के जो थे लेबर वो वाइट टेबल पे ही ऐसे चढ़ जा रहे थे और बिना सफाई करे हुए ऐसे ही काम कर जा रहे थे और गंदी कर जा रहे थे. लेकिन जो शायद आपने भेजा था उसके लिए बोल रहे थे कि वो बंदे ने टेबल पे भी चढ़ा होगा तो शायद कपड़ा क्लीन चढ़ के नहीं, उसमें पेपर बिछा के चढ़ा था, फिर उसके बाद उतर के उसको साफ किया था और कह रहा वो अंकल काफ़ी, मैंने कहा हाँ, मतलब वो नोटिस कर रहा था हर एक डिटेल. बिकॉज एक जो इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी लेबर जो एक आर्किटेक्ट के साथ काम कर रही है, उन्हें पता है इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन प्रोजेक्ट, इट इज़ अबाउट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. तो वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी एंड से भी कोई गलती ना हो. कोई भी कंप्लेंट अगर एक क्लाइंट डिज़ाइनर को करेगा तो डेफिनेटली वो लेबर के लिए प्रॉब्लम है. ट्रू. तो आप लोग अपने क्लाइंट्स या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट कैसे हंट करते हो, कैसे हैपन करते हैं? So Lakshya was a pure, I would say, a matter of luck. He himself told in his vlog कि he is looking for interior designer.